तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपाल की, जहां सत्ता जन आंदोलन और युवाओं यानी जेन जी द्वारा चालू किए गए आंदोलन की वजह से सत्ता में परिवर्तन आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जेन जी क्या है, वो भी बताएंगे हम आपको, और ये भी बताएंगे कि ये जो भूचाल जिसको आज कई दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो आया कहां से। इस प्रोटेस्ट को जेन जी प्रोटेस्ट क्यों बोला गया और ये प्रोटेस्ट पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और भारत इससे कैसे अफेक्टेड हो रहा है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। और इससे जुड़ी जानकारी के लिए आपका हमारे साथ बने रहना बहुत जरूरी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमोघ एकेडमी पर। मैं आपका दोस्त आयुष उपाध्याय और आज हम जानेंगे नेपाल संकट के बारे में कि कैसे युवाओं का एक दल जिन्हें हमने जेन जी नाम दिया उसने अचानक नेपाल की सत्ता को परिवर्तन कर दिया। कैसे ये समझ में आएगा कि भ्रष्टाचार और राजनीति में लोकतंत्र होने के बाद भी कैसे नेताओं की मिलीभगत ने सत्ता और लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि वो अचानक एक फैसले जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नेपाल में सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया, उसके बाद अचानक ऐसा गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा कि वो नेता, वो जो सियासतदार थे, उनके घरों को जला दिया गया, किसी के घर को आग लगा गया, किसी को पकड़ के पीटा गया। और वो लोग जो कभी आपको वोट देते थे, कभी इज्जत करते थे, वो आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और अचानक से आपके पड़ोस में एक देश जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर सत्ता बदल जाती है। तो बात हम कर रहे हैं नेपाल की, जहां पर आपने सबने सोशल मीडिया के थ्रू जाना होगा कि कैसे अचानक एक वहां पे सत्ता विरोधी आंदोलन चला जिसे जेन जी मूवमेंट का भी नाम दिया गया। जेन जी वो लोग जिनकी पैदाइश माना जाता है कि 1997 से लेकर 2012 के बीच की है। ये वो युवा पीढ़ी है जिनकी उम्र तकरीबन 25 से 27 साल के बीच में आपको देखने को मिलेगी, जिनकी उम्र 27 साल से कम आपको देखने को मिलेगी। ये वो युवा पीढ़ी है जो आज के समय में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, जो अपनी बातों को कहने के लिए काफ़ी वोकल रहती है। ये वो पीढ़ी है जिसको सबसे बिगड़ी हुई पीढ़ी भी कहा जाता है। ये वो पीढ़ी है जो जिसके बारे में हम कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग आज के समय में यही पीढ़ी कर रही है। तो इस जेन जी ने यानी युवाओं ने कैसे एक आंदोलन की शुरुआत की, कैसे उसको लीड किया और वो आंदोलन कैसे किसी देश की सत्ता को बदल सकता है, हम उसके बारे में जानेंगे। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत 4 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा लाए गए उस कानून के कारण हुआ, जिस कानून में ये कहा गया कि अब से नेपाल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कानून के आने की वजह से नेपाल में कार्य करना बंद कर देंगे। नेपाल में उनको बैन कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसके पीछे ये तर्क दिया कि सन 2024 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया था। और केपी शर्मा ओली ने कहा कि इन्हीं दिशा निर्देशों के तहत ही हम ये कानून लाए हैं। आपको ज्ञात होगा कि ऐसे कानून पूर्वत में भारत ने भी ले आया था और भारत ने भी माइक्रो नेटवर्किंग साइट्स, ट्विटर और फेसबुक, इन सब के लिए भी एक कानून लाया जा चुका था। लेकिन नेपाल के युवा इस कानून से बहुत नाराज हो गए। उनका मानना था कि केपी शर्मा ओली ये कानून इसलिए ले आए हैं ताकि वो उनकी आवाज को दबा सके। और उनको ये लगा कि ये कानून इसलिए लाया गया है कि वो उनके विरोध में जो आवाज उठ रहे हैं, ज्ञात आप सबको बताना चाहूंगा कि नेपाल में इस कानून के आने के कुछ दिनों पहले से ही नेपो किड करके कुछ सोशल मीडिया हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, जिनमें नेपाल की जनता वहाँ के नेताओं के बच्चों की द्वारा जिए जाने वाली लग्जरी लाइफ को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उन पे क्वेश्चन खड़ा कर रहे थे कि कैसे हमारे पैसे और हमारे द्वारा दिए गए वोटों पे ये लोग जीतते हैं और हमारे पैसों पर ये लोग ऐश कर रहे हैं और हम इतने संकट में जी रहे हैं।
नेपाल में आप सबको बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है। वहाँ पे 20% की करीब बेरोजगारी रेशियो है और वहाँ की जनता, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड के कारण अधिकांश जगह की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा था, वैसा ही नुकसान नेपाल को भी उठाना पड़ा था, जिससे अभी तक नेपाल पूरी तरह उभर नहीं पाया था। तो नेपाल की जनता इस बात से नाराज थी कि कैसे भ्रष्टाचार और पार्टियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और उनकी मिली भगत से वो लोग ऐश कर रहे थे और वो त्रासदियों को झेल रहे थे। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ नेपाल के लिए। तो नेपाल की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1768 में, जब गोरखा रूलर पृथ्वी नारायण शाह नेपाल काठमांडू को कॉन्कर कर लेते हैं और एक यूनिफाइड किंगडम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले माना यह जाता था कि नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उन सबको गोरखा रूलर पृथ्वी नारायण शाह ने यूनिफाइड कर दिया। अब आगे बात करते हैं कि 1814 से लेकर 1816 के बीच में आपको नेपाल एंग्लो नेपालीज वॉर देखने को मिलती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि ब्रिटिशर्स और नेपालियों के बीच में एक ये लड़ाई होती है, जिसे हम एंग्लो नेपाली वॉर के बाद में कहते हैं। इस लड़ाई का अंत सुनौली की ट्रीटी के द्वारा हुआ, सुनौली की संधि के थ्रू हुआ, जिसमें आपने कई बार विवादों में सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि लिपुलेख और कुछ क्षेत्रों को लेकर नेपाल से हमारे विवाद चलते रहते हैं। वो उस समय की बात की जा रही है। फिर अब उसके बाद जब 1846 का टाइम आता है तो नेपाल एक वंशवादी चीफ मिनिस्टर राणा फैमिली के डोमिनेशन में आ जाता है। एक प्रधानमंत्रियों के उस ग्रुप के डोमिनेशन में आ जा रहा है जिन्हें हम राणा फैमिली के नाम से जानते थे। तो राणाओं के रिजीम में नेपाल एक ऑटोक्रेसी में तब्दील हो गया। ऑटोक्रेसी से आप सभी परिचित होंगे, जब एक तंत्रीय व्यवस्था हो जाती है, ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति सत्ता को चलाता रहता है। ये व्यवस्था 1940s तक चलती हुई आपको देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे कि कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिससे नेपाल की जनता भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलनों से प्रभावित होती है और फिर वहाँ के फ्यूल्ड होता है ग्रोइंग डोमेस्टिक डिसकंटेंट और वहाँ पे लोगों के अंदर जो नाराजगी आ रही है वो धीरे धीरे ग्रो करती है और फिर 1950 से 51 के बीच में हमें नेपाल में एक रिवोल्यूशन देखने को मिलता है, जिसके कारण वहाँ पर फागुन, जैसे कि नेपाल जो कि हिंदू राष्ट्र पूर्व में रहा है, वो आप सबको पता होगा कि वहाँ हिंदू कैलेंडर फॉलो किया जाता है। तो फागुन महीने, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो फरवरी के महीने की बात करें, तो उसमें राणाज एंड एस्टेब्लिश नेपाल फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो पहली बार राणाओं को ओवरथ्रो कर दिया जाता है और नेपाल की पहली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का चुनाव होता है। अब बात करते हैं 1960 की। तो 1960 के समय में नेपाल के राजा महेंद्र जो थे वो सत्ता में आते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ की पार्लियामेंट को सीज कर देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देते हैं और यहाँ से नेपाल में पार्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है और लगभग 30 सालों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हो जाती है नेपाल में, जिसको पार्टी लेस पंचायत सिस्टम के नाम से जाना गया। बाद में जब 1990 का समय आता है तो ये समय रहता है नेपाल में जन आंदोलनों का। इन जन आंदोलनों के कारण नेपाल में पहली बार मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की शुरुआत हो पाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस एरा का जो नेपाल के डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरा की बात की जाती है। इस समय नेपाल में माओवादी, जैसे आप सभी जानते होंगे कि चाइना के सर्वोच्च लीडरों में से एक थे। उन्होंने मॉडर्न चाइना का फाउंडेशन शुरू किया था। माओ एक कम्युनिस्ट लीडर थे। इनके विचारों से प्रभावित लोगों ने, इनके विचारों से प्रभावित मार्क्सवादियों ने जब आंदोलन को आगे बढ़ाया तो माओइस्ट इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई, माओइस्ट विद्रोह की शुरुआत हुई नेपाल में और उसने धीरे धीरे नेपाल में अपनी पकड़ जमानी शुरू की और इस आंदोलन ने ये डिमांड किया, इस आंदोलन ने लोगों तक बात पहुंचाया कि कैसे जनता के बीच में गरीबी, इनइक्वालिटी फैली हुई है। और ये जो आंदोलन था, क्लैश था दो आइडियाज के बीच में, राजशाही और
लोकतंत्र के बीच में। अब आगे की घटनाक्रम की अगर हम चर्चा करें तो 2001 में नेपाल में एक काफी नाटकीय घटनाक्रम, एक फिल्मी घटनाक्रम देखने को मिलता है, जिससे आप सब कभी ने सुना होगा या आप जानते होंगे कि वहां के राजकुमार थे प्रिंस दीपेंद्र। उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी, ठीक है, और खुद को भी गोली मार लिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इसके बाद जो वीरेंद्र के भाई थे, किंग वीरेंद्र के भाई थे ज्ञानेंद्र, वो सत्ता में आसीन होते हैं और आगे 2006 तक वो सत्ता में कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन इसी बीच में 2001 के बाद जो नए राजा बनते हैं ज्ञानेंद्र, उनसे जनता के बीच में नाराजगी बढ़ती जाती। जैसा कि हमने बताया था कि माओवादी आंदोलन धीरे धीरे नेपाल में अपनी पकड़ बैठा चुका था और उस आंदोलन के अब परिणाम दिखाई पड़ने लगे थे। तो आपको इस समय में नेपाल में जनता और राजा के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा। अब जब आप 2006 का समय आता है तो जनता और राजा के बीच में पीस टॉक होता है और माओवादी नेताओं के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, अकॉर्ड साइन किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट एंड माओइस्ट, उस समय की जो नेपाल की गवर्नमेंट थी यानी राजा और माओइस्ट लीडर्स के द्वारा एक अकॉर्ड साइन किया जाता है, जिसको हम लोग नेपाल की पीस ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। फिर 2006 में हुई पीस ट्रीटी की सफलता के बाद नेपाल में दोबारा जन आंदोलन की शुरुआत होती है। इस जन आंदोलन में जब शुरुआत होती है तो जो लीडिंग मोनार्की है, जो राजशाही है, उसको खत्म कर दिया जाता है और 2008 में नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी वहां से राजशाही खत्म हो जाती है और एक संघीय गणतंत्रात्मक राज्य या रिपब्लिक देश के रूप में नेपाल का उदय होता है। अब हम बात करते हैं 2008 की। नेपाल में आपको जैसे कि मैंने बताया कि राजशाही खत्म हो जाती है और 2015 में लगभग 7 सालों की मेहनत के बाद नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें नेपाल एशिया का पहला ऐसा देश बन जाता है जो स्पेशली प्रोटेक्ट करता है गे राइट्स को। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लेकिन ये उस समय के लिए काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको मेंशन करना जरूरी समझा। तो नेपाल की राजनीति में भी बहुत सारे रंग है भैया, आइए उसको भी जान लेते हैं। अब पहला एरा रहता है 2008 से 2015 का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेपाल में राजशाही का खात्मा हो गया था और माओइस्ट लीडर जो थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनके नेतृत्व में नेपाल में पहली सरकार का गठन हुआ और वो इसके लीडर चुने गए। अगस्त 2008 की बात है ये। और इसके साथ ही नेपाल राजशाही खत्म हो गई और नेपाल एक रिपब्लिक नेशन बन गया। आगे हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था बहुत इनस्टेबल था। जैसे कि आप समझिए कहीं सरकार, किसी देश में अगर कोई सरकार बनी हुई है और बार बार सरकार चेंज हो रही है, प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं, तो एक से एक इनस्टेबिलिटी आती है। और नेपाल में ऐसा ही था, कभी प्रचंड बन जाते थे, कभी देउबा बन जाते थे, कभी ओली बन जाते थे। आप आगे पढ़ेंगे, हम आपको स्लाइड से बताएं कि कैसे ये बार बार सरकार का बदलना नेपाल की जनता में धीरे धीरे एक नाराजगी का कारण बना और वही विस्फोट इस जनजी मूवमेंट में देखने को मिला। तो ध्यान से देखिएगा, सुनते रहिएगा। तो द माओइस्ट लेड गवर्नमेंट लास्टेड लेस देन अ ईयर। ये जो नई सरकार बनती है वो 1 साल से भी कम समय तक चलती है और प्रचंड को रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि उनका डिस्प्यूट हो जाता है उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट रामवरण यादव जी से ओवर द डिसमिसल ऑफ द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ के डिसमिसल की बात को लेकर दोनों लोगों में विवाद होता है और प्रचंड जी को इस्तीफा देना पड़ता है। दिस इंसिडेंट हाईलाइटेड द डीप सीटेड डिवीजन एंड मिसट्रस्ट अमॉन्ग द मेजर पॉलिटिकल पार्टी। अब ये जो घटना घटती है, ये नेपाल में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके बीच में जो दूरी थी, जो उनके बीच में अलगाव था, उनको सामने लाके रख देती है, जिससे दुनिया इस बात से रूबरू हो जाती है कि ये लोग आपस में ही काफी बटे हुए हैं। ये भले ही एक कम्युनिस्ट पार्टी और साम्यवादी व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन ये खुद ही विचारों के मामले में काफी एक दूसरे से जुड़ाव पर है। अब बात आता है कि द माओइस्ट, द नेपाली कांग्रेस एंड द CPN UML, जो कि KP शर्मा ओली की पार्टी है, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर,
वुड प्लग द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग प्रोसेस फॉर अ ईयर। अब यहाँ से नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया है काफ़ी समय के लिए रुक जाती है और प्रक्रिया जो संविधान निर्माण की है वो स्लो हो जाती है। आगे देखते हैं। अब इस स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे कि इन सब प्रयासों के बाद भी नेपाल की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रहती है वो फेल हो जाती है और वो संविधान को ड्राफ्ट करने में फेल हो जाती है। समय तो उनको 2 ही साल का दिया गया रहता है, लेकिन उस 2 साल के समय में वो नया संविधान बनाने में असफल होती है और 2012 में ये असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि बार बार सरकारें बदलती रहती हैं, बार बार सत्ता में परिवर्तन होता रहता है और 2012 में ये असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में। तो नेपाल में सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली गठित होती है 2013 में। ये असेंबली 2013 से 2015 के बीच में कार्य करती है और संविधान बनाने का काम करती है। इस समय में नेपाली कांग्रेस पार्टी का इमर्जेंस होता है एज द लार्जेस्ट पार्टी लीडिंग टू द गवर्नमेंट कोएलिशन। इस समय आप देखेंगे तो नेपाली कांग्रेस पार्टी का इमर्जेंस होता है, जो कि सरकार में जो अभी इस समय भी आप ध्यान दीजिएगा कि नेपाल में कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती है। हर बार कोएलिशन यानी साझेदारी की ही सरकार है, ठीक है, गठबंधन वाली ही सरकार है। तो हर बार, लेकिन इन सब के बीच में ये जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है ये सबसे आगे, सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है। इसी बीच 2015 में नेपाल में एक मैसिव अर्थक्वेक आ जाता है। उस अर्थक्वेक से आप सभी परिचित होंगे, जिसकी वजह से, इस डिजास्टर की वजह से नेपाल में काफ़ी लोग मारे जाते हैं, लगभग 9000 लोग मारे जाते हैं और एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है इन पार्टीज पर कि वो यूनिफाई हो और फाइनलाइज करे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को। तो उस भूकंप के द्वारा आई त्रासदी के कारण और जनता में उठ रहे असंतोष के कारण ये सारी पार्टियां मजबूर होती हैं कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट फाइनलाइज करना ही होगा। इसके बाद नेपाल 2015 में नेपाल का संविधान बनकर तैयार हो जाता है।